जय हिंद। आइए जीके क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे रिकॉल्स होने वाले, जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं आते रहते हैं हमेशा से। चलिए तो बिना समय को गवाए हुए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ये करा है कि राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है, वो राज्य को विधानसभा के सदस्य के चुने हुए सदस्य के द्वारा किया जाता है। यानी कि अगर मतलब जो जिससे जनता के द्वारा अगर चुना जाता है तो याद रखें वह प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। जबकि हमारा जनता के जो प्रतिनिधि हमारे जो होते हैं, यानी कि हम जिन्हें चुनते हैं और वह चुने हुए जो व्यक्ति चुनते हैं, तो याद रखें उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राज्यसभा में सदस्य का जो चुनाव होता है, ये अप्रत्यक्ष के तरह होता है, और ये जो हमारे जो विधानसभा के सदस्य जो चुना जाते हैं उन्हीं के द्वारा ये चुना जाता है। अब ये आता है कि राज्यसभा के सदस्य का ये किस देश से लिया गया, तो याद रखना ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। जबकि इसी में राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 को जो मनोनीत करते हैं, वह याद रखना है वह किस देश से लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और यह 12 जो मतलब इसमें मनोनीत किए जाते हैं, तो याद रखना है कि वो 80 के 3 अनुच्छेद के तहत में इसको क्या किया जाता है, इसको मनोनीत मतलब राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि यह राष्ट्रपति इसको मनोनीत करते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव के समय में ये मतलब 12 प्रतिनिधि मनोनीत वाले भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ उसमें निर्वाचित भाग लेते हैं। हालांकि जब महाभियोग जब लगती है उस समय ये 12 के 12 सदस्य इसमें भाग लेते हैं, उनके महाभियोग के समय हटाने के समय में। अब बात करते हैं राज्यसभा की। याद रखिएगा संसद का अनुच्छेद कितना में है, 79 में है, और 80 में है आपका राज्यसभा हो गया, 81 में हो गया आपका लोकसभा, और 85 में लोकसभा का विघटन का चर्चा है। बात यहाँ पे राज्यसभा है, तो राज्यसभा का उच्च सदन कहा जाता है। याद रखना है राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं कि उच्च सदन, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन इसके अलावा मतलब इसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसके उम्र बनने के लिए कितना मतलब 30 साल का उम्र चाहिए। सांसद मतलब विद्वानों का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब थी, जैसे कि 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं उसमें से कला विज्ञान साहित्य ये सब वाला से जुड़े हुए रहते हैं, तो विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसको अस्थाई सदन कहा जाता है। अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं होते हैं, और प्रत्येक 2 साल पर मतलब कितने 1/3 सदस्य इतना ही रिटायर होते हैं, फिर इतना ही चुना कर आते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि 2/3 मतलब इसके जो 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य प्रत्येक चुना के आते हैं, उतना ही चले जाते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अस्थाई सदन कहा जाता है। तो अस्थाई सदन हो गया, उच्च सदन हो गया, और उसके अलावा फिर मतलब विद्वानों का सदन हो गया, बूढ़ों का सदन के इस नाम से जाना जाता है। और इसमें सीटों की अगर बात करेंगे राज्यसभा में, तो याद रखिएगा अधिक कितना सीट होती है, तो 250 हुआ। हालांकि अभी वर्तमान में कितना है, तो 245 ही इसके सीट हैं। तो ये आपको कुछ राज्यसभा से जुड़ा हुआ आपको याद रखना होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में जो स्वशासन के आंदोलन के समय में, स्वशासन कहने का मतलब है इसको होम रूल आंदोलन कहा जाता है। स्वशासन यानी खुद का शासन, उसको लेकर मतलब एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने आरंभ किए हुए थे। अब ये कब हुआ था, तो याद रखना होगा आपको कि अप्रैल के महीना में 28 अप्रैल को जो मतलब इन्होंने शुरू किए थे अप्रैल को, तो यह कौन किए थे, तो बाल गंगाधर तिलक जी इसको शुरू किए थे 28 अप्रैल को 1916 में। याद रखना 1916। और उसके अलावा जो सितंबर का महीना था, तो सितंबर के महीना में इन्होंने एनी बेसेंट शुरू की थी 1916 में ही। लेकिन 1917 में एनी बेसेंट क्या की थी, होम रूल आंदोलन को समाप्त कर दी हुई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक का 28 अप्रैल 1916 की, इनका अप्रैल महीना में पहले हुआ था, उसके बाद में सितंबर में ये था। और हालांकि यह होम रूल आंदोलन आयरलैंड से क्या था, यह प्रेरित था। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक का, तो इनका लिखा हुआ किताब में मतलब केसरी हो गया, और उसके अलावा द मराठा हो गया, और उसके अलावा गीता रहस्य, इनका 3 बुक है मतलब फेमस है। हालांकि इन्होंने शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव इन्होंने शुरू किया हुआ था। और एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ इसका इनका मतलब ऐसी बुक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि एनी बेसेंट भारतीय वो पहली महिला है जिन्होंने कांग्रेस के मतलब थी अध्यक्ष संभाली हुई थी। कब, 1917 में, यानी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनी हुई थी। जबकि भारतीय अगर महिला की बात करेगा तो 1925 में जो मतलब थी कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू उन्होंने इसका नेतृत्व की हुई थी। चलिए नेक्स्ट। हालांकि बाल गंगाधर तिलक ये पहला क्रांतिकारी व्यक्ति है जिन्होंने मतलब कई बार मतलब यह मतलब आज़ादी के लेकर मतलब जेल की यात्रा किए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। और यहाँ से एक शब्द आया हुआ है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध याद रखना होगा 1914 से लेकर 1918 तक चला हुआ था, जो कि 19 में वर्साई की संधि के तहत यह समाप्त हो गया था। और 1920 में क्या हुआ था, राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। राष्ट्र संघ हमने बोला, संयुक्त राष्ट्र नहीं बोला, सिर्फ राष्ट्र संघ 1920 में हुआ था। उसके अलावा फिर दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू होता है 1939 से लेकर 1945 ईस्वी में, तो इसके बाद इसी समय 45 में ही 24 अक्टूबर 1945 को अब राष्ट्र संघ नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया जाता है।
है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसलिए बनाया जाता है बड़ी और मजबूत, ताकि तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो सके। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 वर्साई की संधि के साथ समाप्त हुआ था, जिसमें जर्मनी के साथ सबसे ज़्यादा मतलब अपमानजनक संधि किया हुई थी, और उसमें और ये फिर दूसरा युद्ध 39 से लेकर 45 तक लगा था। हालांकि 45 में समाप्त आपने देखा था कि हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय गिराया गया था, और 9 अगस्त 1945 को फैटमैन जापान पे गिराया गया था, तो और अमेरिका के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन के आदेश पर। तो उसके पश्चात यह युद्ध क्या हुआ था कि आपको समाप्त हो गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि टीक और साल को क्या मतलब टीक और जो साल होते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी के रूप में यह जाना जाता है। तो ये जो टीक हो गया, साल हो गया, और यहाँ पे एक शब्द आया आर्द्र पतझड़ी। तो आर्द्र पतझड़ी का अर्थ होता है क्या, साल में एक बार अपना क्या करता है, ये अपना अप्रैल और मई के महीने में पूरा मतलब पत्ते को गिरा देता है, इसीलिए इसको आर्द्र पतझड़ी कहा जाता है। और इसलिए भारत में सबसे ज़्यादा यही वन आपको देखने को मिलेगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी। आर्द्र पतझड़ी यानी साल में एक बार सबको गिरा देता है। और एक होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो सदाबहार का मतलब होता है सालों भर उसका थोड़ा थोड़ा मतलब पत्ती गिरते रहता है, फिर उतना ही पनपते रहता है, इसलिए सालों भर हरा भरा रहता है, इसलिए उसको कहा जाता है मतलब उसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी जो CF एंड्रूज को क्या किए थे, तो दीन बंधु को उपाधि दिए थे। तो दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है, जबकि देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है, जबकि बंग बंधु के नाम से शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये तीनों आपको बंधु कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसी तरह से गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु MG रनाडे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग का, यह हुआ था तो 13 अप्रैल को। याद रखना होगा कि 13 आपको अप्रैल को यह हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड, और हार्ट के विरोध में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का उपाधि लौटा दिए थे। नाइटहुड कहेगा, साथ ही साथ इनको सर याद रखिएगा, नाइटहुड या फिर सर का उपाधि उन्होंने लौटा दिया था। उसी तरह से जमनालाल बजाज भी राय बहादुर का उपाधि लौटा दिए थे। जमनालाल बजाज राय बहादुर का लौटा दिए थे, और गांधी जी 3 उपाधि लौटाए थे। एक उन्होंने केसर हिंद को उपाधि लौटाए थे, और एक मतलब उनका जुलू पदक और बोहर पदक, 3 उन्होंने लौटा दिए थे इसके एथी को लेकर, जालियांवाला बाग हत्याकांड में। और याद रखिएगा जनरल ओ डायर, जो कि उसका लेफ्टिनेंट मतलब हुआ करता था, यानी कि मतलब ओ डायर, याद रखिएगा ओ यानी कि गोली भी शून्य के समान होता है, इस तरह का गोल, इसलिए ओ डायर इसने आदेश दिया था, यानी कि एक तरह का भी वर्तमान में जैसे DM होता है, तो उसमें आदेश दिया था। उसका बाद जो आर डायर था, उसने हथियार से यानी कि राइफल से, उन्होंने आर से राइफल ऐसे भी याद रख सकते हैं, आर डायर ने गोली चलाया था, इसीलिए उधम सिंह जो थे वो ओ डायर को ही जाकर मारे थे, क्योंकि इसी ने ही आदेश दे रखा था। और पहले समय में ये सब था कि DM के आदेश पे ही गोली वगैरह ये सब फायरिंग हुआ करता था, लेकिन अभी वर्तमान में जानते हैं कि ASP के आदेश पर ही ये सब फायरिंग होता है। इसलिए आपको इसमें से अंतर थोड़ा सा डिफरेंट रखना होगा कि ओ डायर, जनरल ओ डायर को उधम सिंह ने गोली मारा था, जिसने आदेश दिया था, जबकि आर डायर जो था वह सिर्फ अपना आदेश का पालन किया हुआ था, इसलिए इसको उधम सिंह इसको नहीं मारा। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड, हालांकि इसके हत्याकांड से लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब हंटर आयोग का गठन किया गया था, जिसमें से एक भारतीय समिति की तरफ से मदन मोहन मालवीय भी उसमें अध्यक्ष बने हुए थे। तो ये चीज़ याद रखना। जबकि एक जल्दी नामक व्यक्ति था, उसने ने सहायता कर दिया, मतलब जालियांवाला बाग उनका हुआ करता था। और एक याद रखना होगा कि इसमें हंसराज नामक व्यक्ति जो था, उसने जनरल ओ डायर का मतलब क्या होता सहायता कर दिया था, बता दिया था। और बैसाख के दिन था, बैसाख यानी कि सिख धर्म का उस दिन त्यौहार पड़ता है, उसी के कारण बहुत सारे लोग इकट्ठा वहाँ पे हुए थे, इकट्ठा होकर अपनाए थे। हालांकि वह सैफुद्दीन कोचलू, सतपाल मलिक को जो हुआ था खिलाफत आंदोलन, याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन को लेकर, मतलब जो सैफुद्दीन कोचलू और सतपाल मलिक को जो गिरफ्तार किया गया था, उन्हीं को लेकर मतलब ये थी सॉरी यहाँ खिलाफत आंदोलन नहीं, बल्कि रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में, शौकत अली उसमें थी, और फिर सैफुद्दीन कोचलू और सतपाल मलिक, ये 2 व्यक्तियों को मतलब वहाँ से छुड़ाने के लिए यहाँ पे हुआ था आंदोलन, मतलब बैठा हुआ था, इसी के लेकर यह घटना जालियांवाला बाग हो गया था। उसके अलावा खिलाफत आंदोलन इसके जस्ट बाद घटता है 1919 वाला में होता है, जो उसमें तुर्की का विभाजन कर देता है, जिसमें से तुर्की का जो विभाजन होता है उसी को लेकर मुस्लिमों द्वारा यह चलाया गया था खिलाफत आंदोलन, जिसमें से मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा चलाया गया था। बाद में यही गांधी जी इसमें फिरोजशाह कोटला मैदान में इसका नेतृत्व कर लेते हैं, और बोलते हैं कि अगले आने वाले 100 सालों में हिंदू मुस्लिम की एकता देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह से पहले एक तो रॉलेट एक्ट आया, दूसरा हो गया आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और तीसरा ये खिलाफत आंदोलन। इसी को लेकर सम्मिलित रूप में 1 अगस्त को 1920 को गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं, और जिस दिन 1 अगस्त को शुरू करते हैं
उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। तो ये चीज़ याद रखना होगा। 1920 को यह शुरू होता है असहयोग आंदोलन, जो कि चौरी चौरी हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को लेकर, याद रखना होगा 5 फरवरी को हुआ था। 5 फरवरी 1922 में यह चौरी चौरी हत्याकांड गोरखपुर के में हुए से लेकर यह समाप्त होते हैं। गांधी जी इसको 12 फरवरी को क्या करते हैं कि समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं और बोलते हैं कि हिमालय से भी बड़ी भूल यह मेरी आंदोलन साबित हुआ है। यह याद रखना होगा आपको। चलिए 1922 में, हालांकि उन्होंने जानते हैं उन्हें 6 साल का सजा हो जाती है, लेकिन वह पीछे 24 में लौट के आ जाते हैं और 24 में पहली बार मतलब क्या हुआ था, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में होता था उसके अध्यक्षता यह गांधी जी संभाल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीओन का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखना होगा, रेफ्रिजरेटर में फ्रीओन का प्रयोग किया जाता है और ये प्रशीतक के रूप में इसका प्रयोग होता है। और यही फ्रीओन जो होता है इसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होता है यानी कि CFC, जो वायुमंडल में कहीं ना कहीं आपको जाकर एक ओजोन परत के क्षय का कारण में यही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि इसको CFC कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला की अगर बात करेंगे तो CCl2 हो गया और F2, यानी कि क्लोरो यानी कि 2 क्लोरो और ये फ्लोरो मतलब 2 फ्लोरीन और 1 कार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यही फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, CCl2F2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चाबी वाली घड़ी का मानी में क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा संचित रहती है, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है कि mgh होता है। ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होता है। यानी कि अब यहाँ बेग को दुगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। अगर बेग को आधी करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा मतलब 1/4 हो जाती है। अगर और उसका 1/3 करेंगे तो मतलब 1/9 हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप को ही यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। चलिए, पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिंह वर्मन द्वितीय को द्वारा पराजित हो गया था, यानी कि यह नरसिंह वर्मन द्वितीय, क्योंकि इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे था ये मतलब जो पुलकेशिन द्वितीय इसकी यहाँ पे राजधानी हुआ करती थी और यहाँ पे पल्लव वंश का शासन था। तो पल्लव वंश को पहले क्या था कि महेंद्र वर्मन को इसने पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया था, लेकिन फिर दोबारा उसने गया हराने के लिए, तब तक उसका बेटा जो था नरसिंह वर्मन प्रथम था, तो उसने नरसिंह वर्मन प्रथम से हार गया। और हालांकि नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको वातापी तक ले पुलकेशिन द्वितीय को उसकी राजधानी वातापी तक खरीद कर उसको हराया था। उसके बाद उन्होंने नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड का उपाधि लिया हुआ था। जबकि इसी को इसके पिता को महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, तो उसने भी उसके कांची में राजधानी में हराया था, इसलिए कांची कोंड का उपाधि लिया हुआ था। जबकि यही पुलकेशिन द्वितीय उत्तर भारत में हराया था हर्षवर्धन को, तो परमेश्वर का उपाधि लिया हुआ था। तो ये चीज याद रखना होगा कि परमेश्वर का उपाधि उसने उपाधि लिया हर्षवर्धन को हराते समय, जबकि महेंद्र वर्मन को हराया था तो कांची कोंड का उपाधि उसने धारण किया हुआ था पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय नर्मदा नदी के तट पर ही हर्षवर्धन को हराया हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का जो दायित्व होता है वह राज्य सरकार के ऊपर होती है। और ग्राम पंचायत, हालांकि आप भाग जानते हैं भाग कितना में, भाग 9 में इसको ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 243 में क से लेकर इसका 9 तक ले देखने को मिलता है, क से लेकर 9 तक मिलता है। और इसके अलावा ग्राम पंचायत का अगर अनुसूची में बात करेंगे तो कितना में, तो 11 में ग्राम पंचायत है या 12 में नगर पालिका के बारे में चर्चा आपको मिलती है। इस तरह से आपको याद रखना होगा। चुनाव ऐसी होती है, प्रत्येक 5 साल के लिए होती है। और इसमें बात करते हैं 243 का याद रखिएगा। क के अनुसार उसका मतलब उसका क्या होता है कि उसका गठन के बारे में, ख के बारे में उसकी संरचना है। और 4 के तहत 243 के 4 के तहत में आपको याद रखना होगा कि इसमें महिला का आरक्षण है, साथ ही साथ SC ST के लिए आरक्षण है। 5 में है उसके राज्य पंचायत का मतलब कार्यकाल होता है, यानी कि 5 साल के लिए होता है। और 243 के 6 के अनुसार इसमें याद रखा होगा इसके चुनाव लड़ने के लिए आपकी उम्र कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए। 7 के तहत उसकी शक्तियों के बारे में मतलब दर्शाया गया है। 9 के तहत, 9 यानी कि आई के तहत, 243 के आई के तहत उसका वित्त आयोग है, यानी कि राज्य का वित्त आयोग के बारे में उसका दर्शाया गया है, पंचायत का वित्त आयोग के बारे में। तो चलिए ये चीज आपको यहाँ से याद रखना होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटेन है देश का संवैधानिक मतलब ब्रिटेन देश का संविधान जो है अलिखित है, यानी कि इसे लिखा गया नहीं है, यानी कि जो पहले से जो परंपरागत चलती आ रही है उसी के अनुसार यह ब्रिटेन का चलते आ रहा है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। जबकि हमारा संविधान क्या है, लिखित है। और लिखित में भी कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान के रूप में जाना जाता है। नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। याद रखना होगा कि ये जो नासिक है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है।
देव समाज के संस्थापक के रूप में श्री धरालू नायडू को जाने जाते हैं। स्विट्जरलैंड में क्या है, दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता कहने का मतलब क्या है कि एक देश की नागरिकता के साथ साथ उस राज्य की भी नागरिकता होती है, लेकिन हमारे भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया है। एकल नागरिकता यानी कि सिर्फ हम लोग भारत के ही निवासी या राज्य के लिए नहीं बनाया जाता, क्योंकि अगर राज्य के लेकर अगर दोहरी नागरिकता बन जाती है तो क्या होता है, आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में ही अपना बस सकते हैं, दूसरे राज्य में जाकर नहीं बच सकते थे। ऐसी व्यवस्था होती है दोहरी नागरिकता में। लेकिन यहाँ पे याद रखना होगा कि एक, और अभी स्विट्जरलैंड में याद रखेगा, दुनिया सबसे मतलब खूबसूरत देशों के रूप में जाना गया है स्विट्जरलैंड को। लेकिन बसने के मामले में मतलब जो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है वह बसने के मामले में अभी प्रथम स्थान पे है, जबकि हालांकि सबसे ज़्यादा जोखिम वाले देशों में अभी याद रखे सबसे कम आज़ाद देश के रूप में अभी तिब्बत को माना गया है। ये चीज़ आप रखना है, ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपको। हालांकि हमने आपको बताया कि कल नागरिकता आपको कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ही है, ये याद रखना। विधि का शासन वगैरह ये सभी ब्रिटेन है। जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, विधि निर्माण की प्रक्रिया आपको याद रखना होगा कि ब्रिटेन से लिया गया। जबकि राष्ट्रपति का पद भी आपको कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से ही लिया गया है। ब्रिटेन से राष्ट्रपति का पद के बारे में। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहेगा तो अमेरिका से, जबकि राष्ट्रपति में निर्वाचक मंडल कहेगा तो आपको आयरलैंड से लिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि रहीम जो थे अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे, याद रखना। जबकि अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है, जबकि संस्कृत का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है, और स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां को कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल तो याद रखें, चित्रकला में कहेगा तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। और अकबर नामा के लेखक कौन थे, तो अबुल फजल है। जबकि आईने अकबरी भी जो है वो अभी अबुल फजल ही है, लेकिन वह सिर्फ अपने बारे में लिखा है। जिसमें अकबर नामा है उसमें सिर्फ अकबर के बारे में जानकारी मिलती है। और आपने जाना था कि अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में, उस समय यह बैरम खान के सहायता से गद्दी पे बैठता है। 1556 से लेकर 60 तक ले यह बैरम खान के संरक्षण में ही रहता है। और उसके बाद में हरम दल से मुक्ति इनको 62 में मिलती है। और उसके बाद दास प्रथा का अंत भी इसने 1562 में ही करते हैं। 63 में तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कर देते हैं। और 64 में याद रखना होगा कि 1564 में जजिया कर की समाप्ति होता है। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, इबादत खाना की स्थापना 1575 में, और इबादत खाने में सभी लोगों की आने की अनुमति होती है 1578 में। और मजहर की घोषणा 1579 में इन्होंने किया हुआ है, 79 में। उसके अलावा दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में करते हैं। और इलाही कैलेंडर जो बनाते हैं 1583 में। और अपना पुनः राजधानी मतलब आगरा से लेकर लाहौर चले जाते हैं 1585 में। तो ये इनसे कुछ सुधारात्मक कार्य हुए थे जो आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मास्टेगी जो चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था तो कब आया था, तो 1919 ईस्वी में हुआ था। हालांकि यह प्रत्येक साल था कि अब यह 10 सालों पे आएगा, तो 1929 में ही आना था। हालांकि इसने कब हुआ था, तो 1928 में ही आ गया था, जिसके कारण साइमन कमीशन के काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि साइमन कमीशन में सातों के सारे अंग्रेज व्यक्ति थे। हालांकि इसमें भारतीय सुधार के लिए से संबंधित था, भारतीय एक भी नहीं थे, सभी के सभी सातों अंग्रेज थे। इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से पुकारा गया था। इसको लेकर आपको याद रखना होगा। 3 फरवरी को 1928 को उसने भारत में आया हुआ था। और अभी आपने जाना कि 1919 का काफ़ी जो समय काफ़ी ज़्यादा एथी रहा है, जो क्रांतिकारी से लेकर कि 1900 में चेम्सफोर्ड सुधार आया। साथ ही साथ 1919 में आपका क्या हुआ था कि आपका रॉलेट एक्ट आ गया। रॉलेट एक्ट के अलावा 1919 में ही आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। 1919 में ही आपको क्या हुआ था कि हाँ, महिलाओं को वोट देने का अधिकार वगैरह ये सब भी मतलब रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1919 वाला में महिला को वोट देने का अधिकार, सिखों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और साथ ही साथ जो केंद्र में जो द्वैत शासन राज्य में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना 1919 के तहत ही हुआ था। और जो लोक लेखा समिति की जो स्थापना होती है 1919 के तहत ही होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं ज़्यादा इससे 19 से जुड़ा हुआ है, आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के मतलब काल अवधि के दौरान क्या हुआ था कि मतलब यह इतिहासकार था, आया हुआ था। तो अलबरूनी आया था, फिरदौसी आया था, उसके अलावा उतबी और फरूखी 4 व्यक्तियों के मतलब व्यक्तियों द्वारा आया था। अलबरूनी के फेमस किताब है किताबुल हिंद, या फिर उसको तहकीक हिंद कहा जाता है, या फिर हिंदी में भारत की खोज के नाम से जाना जाता है। और एक भारत की एक और खोज है जिन्हें डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहा जाता है, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई का है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। और महमूद गजनवी भारत पर कितना लोअर 17 बार आक्रमण करता है, और उसमें सबसे फेमस आक्रमण 16वां आक्रमण 1025 में था उसका, मतलब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण को लेकर। और सबसे अंतिम आक्रमण उसका जाटो वाला था, वो 1027 में उसका जाटो का सवेथी वाला में था। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा।
अगला चलते हैं कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है। सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये SO2 होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है कि जल के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है, H2SO4। तो इस तरह से ये भी हो गया अम्लीय होता है। और साथ ही साथ नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड होते हैं, यानी कि ये होते हैं, और ये जल के साथ ये संयोग जब करते हैं, यानी कि तो ये क्या कर लेते हैं, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, HNO3। तो इस तरह से आपको सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल यही दोनों होते हैं जो कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। और अम्लीय वर्षा कब होती है, जब उसका पीएच मान आपको याद रखना होगा कि अम्लीय वर्षा का ये पीएच मान 5.6 से कम होने पर, यानी कि 5.6 से कम हो जाने पर या फिर 5.5 से कम होने पर यह अम्लीय वर्षा होती है, याद रखना होगा। जबकि मिट्टी की अम्लीयता 6.5 होती है। जबकि मुंह का क्षरण रोग हो जाती है, यानी कि दांत वगैरह क्षय होने लगता है, याद रखिएगा, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राज्यपाल को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान में कोई भी विधि नहीं मतलब इसमें दर्शाया गया है। हालांकि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना होगा कनाडा से है। जबकि राष्ट्रपति का मतलब ऐसी पद कहाँ से है, तो ब्रिटेन से। लेकिन निर्वाचन अमेरिका से है। और उपराष्ट्रपति का भी पद कहाँ से है, तो अमेरिका से ही है। लेकिन सिर्फ राज्यपाल का यहाँ से है। अब याद रखना होगा कि राज्यपाल के लिए आता है रकानी। इसका एक ट्रिक होता है रकानी कायोसस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कायोसस। और यहाँ अनुच्छेद इनका शुरू होता है 153 से। तो 153 हो गया, 154 हो गया, और ये वाला 55 हो गया, और ये 56, 157, 158 और 159 हो गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 153 में राज्यपाल का पद के बारे में है। 54 में इसका 154 में है आपका कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल ही होता है। और 55 में राज्यपाल का मतलब इसका नियुक्ति है। याद रखिएगा, निर्वाचन राज्यपाल का नहीं होता है बल्कि नियुक्ति होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद में 56 में इसका कार्यकाल होता है, यानी कि 5 साल के लिए होता है। 57 में इसकी योग्यता के बारे में है, उस राज्य का यह राज्यपाल नहीं होना चाहिए जिस राज्य का यह राज्यपाल बनता है। साथ ही साथ इसकी उम्र 35 वर्ष की उम्र होना चाहिए, और कोई लाभ का पद वगैरह ये सब ये धारण नहीं किया जाना चाहिए, पागल वगल ये दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये योग्यता 157 में आता है। 58 में इसके दशा के बारे में बताया गया, यानी कि शर्त के बारे में है। और 159 में है शपथ। और राज्यपाल शपथ जो लेते हैं वह हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने ही लेते हैं। जिस राज्य में यह बनते हैं वहाँ का हाई कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश करते हैं। हालांकि इसकी नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति उस राज्यपाल के करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि जब राष्ट्रपति जो हाई कोर्ट के सामने जब ये शपथ लेते हैं, लेकिन यह त्याग पत्र याद रखना होगा कि जब भी देंगे अपना तो वह राष्ट्रपति के ही हाथ में देंगे। और राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान ये राज्यपाल ही होते हैं, जबकि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सौर सेल में जो सौर ऊर्जा होती है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो सौर सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है कि यह विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और सौर सेल में सिलिकॉन मतलब ऐसी जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना होगा। चलिए, जबकि यही पौधे वगैरह जो होते हैं तो वह सौर प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, वह रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। बैटरी क्या करता है, वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑस्टियोलॉजी में ऑस्टियो का अध्ययन किया जाता है, यानी कि ऑस्टियोलॉजी यानी कि हड्डी का अध्ययन किया जाता है। और हड्डी में जो होती है कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं। और कैल्शियम फास्फोरस ये याद रखना है कैल्शियम फास्फेट के रूप में रहते हैं। कैल्शियम फास्फेट यानी कि Ca3PO4 होल 2, यही इसका फॉर्मूला होता है। यानी कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है, यानी कि ट्राई कैल्शियम फास्फेट भी कहीं कहीं आपको देखने को ये मिलेगा। पूरा नाम पूछेगा तो ट्राई कैल्शियम फास्फेट या फिर कैल्शियम फास्फेट ही आपको मिलेगा। यानी कि कैल्शियम यहाँ पे 3 हो गया और PO4 होल 2 होता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चूंकि यहाँ पे हड्डी आ गया है तो आप जान लीजिए हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ओसिन। गेहूं में ग्लूटीन, अंडा में अल्बुमिन्स होता है, मांसपेशिया में मायोसिन होता है, और दूध में केसिन होता है, और खून में हिपैरिन और फाइब्रिनोजन होता है। नाखून, बाल वगैरह ये सब में खून में क्या होता है, वह निकोटीन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। बात करते हैं हड्डियों में, तो याद रखिएगा सबसे मतलब जो सबसे जो मजबूत जो हड्डी होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। और कठोर जो हड्डी होती है वह एनामिल ही होता है। और याद रखना होगा, जबकि जो सबसे मतलब कमजोर हड्डी कौन होता है, तो ब्यूटी बोन्ड होता है, जो कि यहाँ पे गर्दन के पास में होती है। ब्यूटी बोन्ड इसको कहा जाता है, यानी कि इसको कैल्विक हड्डी कहा जाता है। सबसे चौड़ी हड्डी पैल्विक हड्डी होती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी होता है, याद रखना फीमर। और सबसे पतली हड्डी कान का स्टेपिज होता है। तो कान में मतलब MIS हम लोग कहते हैं, मिस, यानी कि यह मेलिकस, इनकस और स्टेपिज। यही स्टेपिज है जो कि सबसे पतली हड्डी होती है। और लंबी हड्डी में आपका फीमर हो गया, चौड़ी में आपका हमने आपको बता दिया
पैल्विक और कमजोर हड्डी में आपका गर्दन के पास वाला हुआ गर्दन के पास वाला ये पैल्विक हड्डी होता है। इस तरह से याद रखना होगा। और यह जब जब बच्चे के मतलब शिशु अवस्था में उस समय रहता है तो उसका 300 हड्डियां होती है, और सियान होने के बाद जिसका आपने जानता है कि उसके बाद में बाल्य अवस्था में आता है तो वह 208 रहता है, और सियान युवा अवस्था में आने के बाद 206 हड्डियां हो जाती है। और हड्डियों की आप जानते हैं कि उसको प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर बात करेंगे तो फार्मूला क्या होता है याद रखोगे, इसमें जैसे जिप्सम उसको कहा जाता है, यानी कि CaSO4 हाफ H2 यानी कि हाफ जल हो जाता है, उसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। हालांकि इसको अगर इसको हम लोग 2H2O कर देंगे यानी कि 2 जल कर देंगे, 2 लीटर जल, तो ये हो जाएगा आपका जिप्सम हो जाता है फार्मूला के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन का उपनाम शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, और इसको भी द्वितीय अशोक के भी नाम से जाना जाता है। और द्वितीय अशोक एक और है जो मतलब वो कनिष्क को भी कहा जाता है। तो इसने पुलकेशिन द्वितीय मतलब जो थे इसको हराया जैसे ही नर्मदा नदी के तट पे, तो इसने परमेश्वर का उपाधि लिया था। और वैसे ही जैसे ही दक्षिण भारत में पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को हराया था तो उसने कांचीकोंड का उपाधि धारण किया होता। जबकि यही पुलकेशिन द्वितीय हमने आपको ऊपर वाले में बताया, यह पल्लव वंश के शासक जो था नरसिंह वर्मन प्रथम से यह हार जाता है। और जो वेनसोंग के दरबार में, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में जो वेनसोंग आया हुआ था वह दक्षिण भारत के भी यात्रा किया हुआ था पुलकेशिन द्वितीय के अथी में। ये चीज याद रखना। जो दक्षिण ये जो पोर्ट ब्लेयर है वह दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। हालांकि यह दक्षिण अंडमान निकोबार की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है यह दक्षिण अंडमान में स्थित है। और याद रखना होगा सबसे बड़ा मतलब कौन सा आपको मतलब एथी पर देखने को मिलता है अंडमान में भी, तो वह आपका दक्षिण अंडमान ही है। किसकी इस तरह से आप मतलब समझ सकते हैं। देखिए आपको हम बना देते हैं, ये हो गया आपका उत्तरी अंडमान हो गया, और ये वाला आपका मध्य अंडमान हो गया, और ये वाला आपका क्या सा हो गया, ये दक्षिण अंडमान हो गया, दक्षिण अंडमान। और ये छोटा सा क्या हो गया आपका लिटिल अंडमान। तो यही वाला पे आपका कौन सा है ये मतलब है। तो ये आपका मध्य अंडमान, और ये हो गया उत्तरी अंडमान, और ये हो गया आपका दक्षिणी अंडमान, और ये हो गया लिटिल अंडमान। तो 10 डिग्री चैनल दक्षिण अंडमान और ये वाला और लिटिल अंडमान को अलग करता है। जबकि डंकन पास दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है, जबकि अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं। जबकि भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह बैरन है, वह मध्य अंडमान पर स्थित है। जबकि नारकोंडम जो सुषुप्त ज्वालामुखी है वह उत्तरी अंडमान पर स्थित है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विजयनगर के साम्राज्य के पूर्ण उत्थान के काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला जो इटली का पर्यटक था वह निकोलो कांटी आया हुआ था। निकोलो कांटी जो आया था वह देवराय प्रथम के समय में आया था। जबकि एक और व्यक्ति निकोलो कांटी जो था यह देवराय प्रथम के समय में आया था। जबकि अब्दुल रज्जाक जो आया था वह देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। उसके अलावा मतलब वो था कृष्णदेवराय के दरबार में बारबोसा और मतलब डोमिंगो पायस, वह दोनों भी व्यक्ति उसके दरबार में आए हुए थे। अगला क्वेश्चन का उड़ी जो पन बिजली परियोजना कहाँ पे स्थित है, तो आपको जम्मू कश्मीर में। ये चीज आपको याद रखना होगा। उड़ी की उड़ी स्ट्राइक आपने जाना था, याद है, वहां से आप याद रखते हैं। दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957 में जारी हुआ था, तो याद रखना। जबकि 1957 में 22 मार्च 1957 को ही राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक संबंध होता है उसको भी लाया जाता है, और ये दशमलव मुद्रा प्रणाली 1957 में ही आ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत विद्या भवन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के प्रेरणा से ही 1938 ईस्वी में KM मुंशी के द्वारा किया गया था भारत विद्या भवन का। मुखबरात कहाँ के है, तो मिस्र की गुप्तचर संस्थान। तो मुखबरात आपका क्या हो गया मिस्र का है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो कि क्या करती है कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। एस्चुअरी यानी कि ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। तो जैसे ये मतलब ये दक्षिण भारत की तरफ में यहाँ से जब ये जाती है तो यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, तो खंबात की खाड़ी में ही जाकर यह गिर जाती है नर्मदा और ताप्ती। चूंकि यह जो एस्चुअरी का निर्माण इसलिए करती है क्योंकि इसके मुहाने पे क्या है कि मतलब यहाँ पश्चिमी घाट है, और चूंकि पश्चिमी घाट यहाँ होने के कारण यहाँ से पहाड़ है, और पहाड़ के कारण यहाँ से सभी के सभी गाज वगैरह सारे लेकर समुद्र में चली जाती है, इसलिए यह एस्चुअरी का निर्माण करती है, डेल्टा का नए निर्माण करती है। जबकि यही गंगा नदी यहाँ से पूरब की तरफ आती है, तो यहाँ पे चूंकि घाट वगैरह नहीं है, पहाड़ वगैरह नहीं है, तो यहीं पे सारी गाज वगैरह जमा कर देती है, जिसके कारण यहाँ पे त्रिभुज के आकार का बन जाता है। तो त्रिभुज के आकार के बनते ही क्या होता है कि यहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो सुंदरवन डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, क्योंकि गंगा नदी या साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये बन जाता है। जबकि ये लोग एस्चुअरी का निर्माण करता है, याद रखना, नर्मदा ताप्ती। और जबकि एक माही नदी है जो कि कर्क रेखा को दो भागों में काटती है, और यहाँ पे चूंकि नर्मदा नदी है तो नर्मदा
नर्मदा नदी याद रखना होगा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती है। एक पश्चिम की ओर नर्मदा नदी हो गया, उत्तर की ओर सोन नदी जो पटना में आ जाती है, और दक्षिण से आपको महानदी ये निकलती है। जबकि मध्य प्रदेश के मुल्ताई से ये वाला आपको ताप्ती नदी भी निकलती है। और नर्मदा नदी याद रखना होगा, नर्मदा नदी है जो कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। और अगर पर्वत की बात करेंगे तो विंध्याचल पर्वत अलग करती है, और कर्क रेखा की बात करेंगे तो ये उत्तर भारत दक्षिण भारत को अलग करती है। इसके अलावा सातवाहन वंश भी उत्तर भारत दक्षिण भारत को सेतु की तरह कार्य किया हुआ था। और उसका रामानंद थे जो दक्षिण भारत से उत्तर भारत भक्ति को लेकर आए हुए थे। जबकि उत्तरी भारत जो याद रखना होगा कि अंगारा लैंड का भाग है, दक्षिणी भाग जो है वह गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला क्वेश्चन कहता है नादिर शाह ने भारत पे आक्रमण कब किया हुआ था? तो याद रखना होगा नादिर शाह आक्रमण वह 1739 ईस्वी में किया था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में, और उसने मयूर सिंहासन तख्त ताऊ साथ ही साथ 20 लाख मतलब ऐसी दोनों दिनार, उसके बाद में और भी पैसा वगैरह ये सब लेकर चला गया था। और हालांकि इससे पहले याद रखिएगा 1700 मतलब ये 37 ईस्वी में मतलब जो बाजीराव प्रथम थे उन्होंने दिल्ली पे आक्रमण किया हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला के समय में है, और उसके आश्वासन दिए थे कि अब कोई बाहरी आक्रमण होगा तो हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हालांकि उस समय यह नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो उसने सहायता नहीं किया था। याद रखना है मोहम्मद शाह रंगीला, और मतलब जिन्हें रंगीला बादशाह कहा जाता है, और यह सबसे अंतिम शासक था जिसने तख्त ताउस पर बैठा हुआ था। तो इसी तरह से वीवीआई क्वेश्चन का रिकॉल करने के लिए हमारे चैनल से प्लीज बने रहे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद।